अब इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं टर्मिनल के बारे में। हमने प्रोग्रामिंग करते टाइम या अगर हमने कभी टेक को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर किया है या कंप्यूटर्स के अंदर कुछ कुछ टूल्स वगैरह एक्सप्लोर किए हैं, तो डेव टूल्स के अंदर टर्मिनल हो गया, कमांड लाइन होगी या कंसोल हो गया, इस तरीके के शब्द हमने बहुत बार सुने होंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे टर्मिनल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी बेसिक कमांड्स हैं जो हमें पता होना चाहिए एज अ प्रोग्रामर। क्योंकि अभी जब हम बैकएंड की शुरुआत करेंगे या फिर जब हम गिट एंड गिटहब को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर टर्मिनल का बहुत ज़्यादा यूजेज होगा। इनफैक्ट एज अ गुड डेवलपर हमें पता भी होना चाहिए कि टर्मिनल को बेसिकली यूज़ कैसे करते हैं। अब टर्मिनल के अंदर बहुत सारी कमांड्स होती हैं, हम सारी की सारी कमांड्स को कवर नहीं करेंगे। मतलब ये जो हमारा पार्ट, ये जो हमारा सेक्शन होने वाला है, ये टर्मिनल के ऊपर मास्टरी करने का सेक्शन नहीं होगा, बल्कि ये टर्मिनल की जो इंपॉर्टेंट कमांड्स होती हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को हम इस सेक्शन के अंदर कवर कर रहे होंगे। अब टर्मिनल की सबसे पहले बात करते हैं कि टर्मिनल एग्जैक्टली होता क्या है। टर्मिनल हमारा एक टेक्स्ट बेस्ड इनपुट एंड आउटपुट एनवायरनमेंट होता है। जैसे ये हमारा टर्मिनल है जो मैक के अंदर एग्जिस्ट करता है, इसी तरीके से सेम टर्मिनल्स हमारे विंडोज़ के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं और लिनक्स के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ स्क्रीन होती है, इस तरीके का कुछ कंसोल होता है जिसके ऊपर हम अपनी डिफरेंट कमांड्स को लिखते हैं और वो कमांड्स एग्जीक्यूट होती हैं। बेसिकली अगर आसान भाषा में समझें तो हम अपने कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास ये फोल्डर है डेल्टा नाम से। अभी डेल्टा नाम के फोल्डर में ये 2 CSS एंड JS के फोल्डर्स हैं और एक readme.md नाम की फाइल है। लेट्स सपोज मुझे एक और फोल्डर बनाना है विद द नेम टर्मिनल, तो हम इस तरीके से नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अभी तो मैं मैक के अंदर आपको क्रिएट करके दिखा रही हूँ, पर चाहे आप विंडोज सिस्टम के ऊपर हैं, चाहे आप लिनक्स के ऊपर हैं, आप अपने सिस्टम में एक नया फोल्डर हर कोई क्रिएट कर सकता है। और फोल्डर के अंदर जाकर अगर मुझे एक और फोल्डर क्रिएट करना है हेलो नाम से, तो वो क्रिएट कर पाना भी पॉसिबल है। एंड हम चाहें तो इन फोल्डर्स के अंदर नई फाइल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके के काम जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम अपने माउस के साथ करते हैं। माउस पॉइंटर यूज़ करते हैं, कीबोर्ड यूज़ करते हैं और हम राइट क्लिक करते हैं, नए फोल्डर वाली कमांड लेकर आते हैं, वहाँ से नए फोल्डर को कुछ नाम देते हैं। इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। बट ये सारी की सारी चीज़ें टर्मिनल पर सिर्फ कुछ बेसिक कमांड्स टाइप करके कर पाना भी पॉसिबल है और हम इन्हीं कुछ बेसिक चीज़ों के लिए अपने टर्मिनल को यूज़ करना सीखेंगे। अब एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि शुरू में जब हम टर्मिनल को यूज़ करना सीखेंगे तो शुरुआत में हमें लग सकता है कि अगर हम नॉर्मली फोल्डर बना रहे हैं कहीं पर जाकर या हम नॉर्मली कुछ डेटा ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो उसको नॉर्मली सिर्फ माउस एंड कीबोर्ड से करने में हमें कम टाइम लग रहा है और टर्मिनल से करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। बट अगर उन कमांड्स की हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो जनरली अगर हम टर्मिनल से काफ़ी सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें हमें कम टाइम लगता है। तो टर्मिनल को यूज़ करना एक प्रोग्रामर के लिए काफ़ी एफिशिएंट चीज़ होती है अगर हमें टर्मिनल को यूज़ करने की आदत हो जाए तो शुरू में हम बहुत बेसिक कमांड्स लिख रहे होंगे, उन्हें काफ़ी स्लोली लिख रहे होंगे, पर धीरे धीरे आपको खुद से उन कमांड्स को प्रैक्टिस करना है और हमें उन चीज़ों की आदत हो जाएगी तो फिर हमारी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। अब टर्मिनल को सीखने के कई सारे फ़ायदे हैं। इनमें से सबसे पहला तो फ़ायदा है कि आगे जाकर लेट्स सपोज हमें कोई पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे, हम Node.js को सीखेंगे, उसके लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती है जिनको हम टर्मिनल के थ्रू इंस्टॉल करते हैं। इसके अलावा हम गिट को सीखेंगे, गिट की भी काफ़ी सारी कमांड्स हैं और ये कमांड्स टर्मिनल के थ्रू रन की जाती हैं। या फिर इन जनरल अगर हमें प्रोग्रामिंग भी करनी है तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एज अ प्रोग्रामर हमारी टर्मिनल से रिलेटेड होती हैं। तो इन सारी चीज़ों में हमें एक ईज़ मिल जाएगा, इन सारी चीज़ों की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी वो हमें इसी सेक्शन के अंदर आ जाएगी। दूसरा फ़ायदा होता है हमारी स्पीड का। जनरली टर्मिनल जो होता है वो सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है, यानी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नॉर्मली अपने सिस्टम के अंदर दिखाई नहीं देती। हमारी जो होम डायरेक्टरी होती है या फिर हमारे जो फोल्डर्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, अगर हम नॉर्मली उनके ऊपर क्लिक करें, फोल्डर के अंदर अपनी फाइल्स देखें तो हमें नॉर्मली अपनी फाइल्स दिख जाती हैं, पर सिस्टम के अंदर कई सारी ऐसी हिडन फाइल्स भी होती हैं जो एक नॉर्मल यूज़र को दिखाई नहीं देती, वो सिर्फ एक प्रोग्रामर देख सकता है थ्रू द टर्मिनल। तो इस तरीके की कुछ हिडन फाइल्स की हमें एक्सेस मिलती है, अपने सिस्टम के इंटरनल्स की एक्सेस मिलती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे पार्ट्स की हमें एक्सेस मिलती है यूजिंग द टर्मिनल। इसीलिए टर्मिनल को यूज़ करने से हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, हमारी स्पीड बढ़ जाती है बिकॉज इट बिकम्स अ फास्टर प्रोसेस, और हमें एक्सेस मिलती है अपने सिस्टम के कई ऐसे पार्ट्स की जो शायद हमें एज अ नॉर्मल कंप्यूटर यूज़र या एज अ नॉर्मल विंडोज़ यूज़र या मैक यूज़र कभी वो पार्ट्स अपने सिस्टम के कभी दिखाई नहीं देते फोल्डर्स के अंदर या फाइल्स के अंदर। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो टर्मिनल के यूजेज के साथ आते हैं, तो इसीलिए टर्मिनल को यूज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सेक्शन होगा इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट नहीं करेंगे, ना ही इसके अंदर हम कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह करेंगे, इसके अंदर सिर्फ हम अपने प्योरली टर्मिनल को यूज़ करने के ऊपर ध्यान देंगे।
सबसे पहले बात करते हैं कुछ डिफरेंट टर्म्स की। अब जब भी टर्मिनल शब्द आता है ना, तो उसके साथ बहुत सारी टर्म्स आती हैं जिनको हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं। जैसे हो सकता है कि कहीं कहीं आपने सुना हो कि कोई कह रहा है कंसोल, या कोई कह रहा है शेल, या कोई कह रहा है कमांड लाइन, और कोई कह रहा है टर्मिनल। और जनरली लोग इन सारी टर्म्स को इंटरचेंजेबली ही यूज़ करते हैं। जनरली जब हम ये इनमें से कोई भी शब्द बोला जाता है तो उसका मतलब यही होता है कि एक टर्मिनल होगी, यानी एक विंडो होगी, इस तरीके की विंडो जिसके बारे में अभी हमने बात की। और इस विंडो के अंदर हम कुछ चीज़ें टाइप कर रहे होंगे। वो चीज़ें जो हम टाइप करेंगे वो क्या होंगी? वो हमारी कमांड्स होंगी। यानी हम कुछ टेक्स्ट टाइप करेंगे जो हमारी कमांड्स होंगी, और उस कमांड के बेसिस पर जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे अपने सिस्टम को, उसके बेसिस पर कोई आउटपुट परफॉर्म होगा। बट इन टर्म्स के अंदर भी अपने इंटरनल डिफरेंसेस होते हैं। जैसे जनरली कमांड लाइन का मतलब होता है एक ऐसा इंटरफेस जिसको आप किसी भी टेक्सचुअल कमांड को टाइप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली जो टर्मिनल हम विंडोज़ के अंदर यूज़ करते हैं उसे हम कह देते हैं एक कमांड लाइन। और जनरली कमांड लाइन क्या है? एक थोड़ी सी विंडो सेंट्रिक टर्म है। तो जनरली जो विंडो यूजर्स होते हैं वो जहाँ पर अपनी इंस्ट्रक्शंस टाइप करते हैं और अपनी जो कमांड्स दे रहे होते हैं पूरे सिस्टम को, उस इंटरफेस को हम अपनी कमांड लाइन कह देते हैं। और टर्मिनल की बात करें तो टर्मिनल इज अ टाइप ऑफ कमांड लाइन। कमांड लाइन एक ऐसा इंटरफेस है जिसके ऊपर कमांड्स टाइप की जा सकती हैं। तो कमांड लाइन एक ऐसा इंटरफेस है जिसके ऊपर कमांड्स टाइप की जा सकती हैं, और टर्मिनल एक तरीके का कमांड लाइन है। तो जनरली जो मैक यूजर्स हैं, मैक के ऊपर जिस तरीके के इंटरफेस पर हम कमांड्स लिखते हैं उसे हम टर्मिनल कह देते हैं। तो मैक के अंदर टर्मिनल बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। अगर आप एक विंडोज यूजर हैं तो फिर हमें जाकर टर्मिनल इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके प्रॉपर इंस्टॉलेशन का वीडियो एंड सारी इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइडेड होंगी। तो इसके बाद जाकर सबसे पहले हमें इंस्टॉलेशन करना है, एंड उसके बाद हमें कंटिन्यू करना है बेसिक कमांड्स के साथ। उसके बाद एक टर्म हमने सुनी होगी कंसोल। कंसोल भी एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है जिसको हम अपने कंप्यूटर के साथ काम करने के लिए यूज़ करते हैं। शुरुआत में क्या होता था? शुरुआत में जो हमारा टर्मिनल होता था, या जो हमारा कंसोल होता था, या जो हमारी कमांड लाइन होती थी, ये सारे के सारे हार्डवेयर टूल्स होते थे। हार्डवेयर कहने का मतलब है कि जैसे हम एक ATM मशीन की तरह इसे इमेजिन कर सकते हैं। ये हमारी ATM मशीन है जो पूरी की पूरी एक हार्डवेयर है जिसके ऊपर हम बटन्स टाइप करते हैं, अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं, पिन टाइप करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। बट ATM मशीन के अंदर उसका कुछ ऐसा पार्ट होता है जो अपने आप में एक सॉफ्टवेयर होता है। तो एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि बाहर वाली जो हमारी ये ATM मशीन है ये हमारा टर्मिनल है। इसे अगर हम विंडोज़ यूज़ करते हैं तो हम कमांड लाइन भी कह सकते हैं, कंसोल भी कह सकते हैं। इंटरचेंजेबली यूज़ करना इन टर्म्स में डिफरेंसेस हैं, पर इंटरचेंजेबली इन टर्म्स को यूज़ करना काफ़ी नॉर्मल है। तो इसे कह देते हैं कि हमारी ATM मशीन टर्मिनल है। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो शुरुआत में टर्मिनल आया था तो वो एक हार्डवेयर होता था, अब वो धीरे धीरे एक सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट हो गया है। और जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर होता है अंदर का ATM मशीन का, उसको हम कहते हैं शेल। यानी अगर बाहर वाला ATM का हार्डवेयर हमारा टर्मिनल है तो उसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर रन होता है वो टर्मिनल्स की टर्म्स में हो जाएगा एक शेल। शेल कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे टर्मिनल के ऊपर रन कर रहा है। एंड शेल के भी अपने अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे एक हमारा काफ़ी पॉपुलर शेल है बैश। बैश मैक OS, लिनक्स, विंडोज सभी के ऊपर काफ़ी पॉपुलर है। एक और काफ़ी पॉपुलर शेल है हमारा जी शेल। जी शेल बाय डिफ़ॉल्ट अब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल्ड होकर आता है। अब ये यहाँ पर ऑल्दो हमने डेफिनेशंस लिख दी है, पर इन डेफिनेशंस को हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इस पर हमें उतना ज़्यादा फोकस करना है थियोरेटिकली। ये बस आपके एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इवन दो ये सारी टर्म्स जब भी लोग कहते हैं तो वो एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, जनरली हमारा टर्मिनल। बट इन टर्म्स के अंदर अपने कुछ डिफरेंसेस होते हैं, अपने कुछ अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। एग्जैक्ट मीनिंग हमें याद हो वो ज़रूरी नहीं है, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हाँ हमारा टर्मिनल होता है, टर्मिनल के अंदर कोई प्रोग्राम रन करता है तो उसे हम शेल कह देते हैं, और शेल भी अलग अलग तरीके के होते हैं। अब जितने भी विंडोज़ यूज़र्स हैं सारे के सारे विंडोज़ यूज़र को गिट बैश इंस्टॉल करना पड़ेगा। गिट बैश से हम अपनी गिट की कमांड्स भी रन कर पाएंगे, और जितनी कमांड्स हम टर्मिनल के बारे में सीखेंगे इस सेक्शन में वो सारी की सारी कमांड्स भी हम अच्छे से रन कर पाएंगे। तो गिट बैश का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस विंडोज़ के ऊपर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके साथ साथ आपको लिंक भी दिया हुआ है कि आप कहाँ से जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे यूजर्स हैं जो शायद मैक OS पर हैं या लिनक्स पर हैं, वो भी जाकर गिट बैश को इंस्टॉल कर सकते हैं चाहे तो थ्रू द सेम लिंक। अब इसके अलावा जनरली मैक OS के ऊपर हमारा जो टर्मिनल होता है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। जैसे टर्मिनल को देखने के लिए अपने फाइंडर में जाकर मैक के अंदर हम सर्च कर सकते हैं टर्मिनल। यहाँ पर मैंने रोजेटा टर्मिनल भी इंस्टॉल किया हुआ है, बट लेट्स सपोज आई ओपन टर्मिनल, तो ये क्या खुल गया? ये मेरे लिए मेरा टर्मिनल विंडो खुल गया। हम चाहें तो उसे थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं साइज में। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें दिख रही होगी, यहाँ फोल्डर का नाम दिखाई दे रहा है श्रद्धा खापरा,
एंड ZSH, यहाँ ZSH का मतलब है Z शेल। तो बेसिकली जिस शेल की हमने बात की थी जो प्री इंस्टॉल्ड आता है बाय डिफॉल्ट मैक के अंदर, वो यही एक्सटेंशन है। यहाँ पर ZSH का मतलब है कि Z शेल इस टर्मिनल के ऊपर रन कर रहा है। वैसे ही जब हम विंडोज़ के ऊपर रन करेंगे तो हम गिट बैश को यूज़ करेंगे, बट कमांड सेम रहेंगी। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर मतलब मैक ओएस पर, क्योंकि मैं तो कमांड इस सिस्टम के ऊपर रन करके आपको दिखाऊंगी, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो कमांड्स रन हो रही हैं वो आपके विंडोज़ में, आपके लिनक्स में रन नहीं करेंगी। यहाँ जो कमांड्स लिखी जाएंगी वो जनरली सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर रन करेंगी, तो उसके बारे में हमें टेंशन नहीं लेनी। जितना हमें दिखाया जा रहा है हमें सेम कमांड्स को फॉलो करना है। बस जितने भी विंडोज़ यूजर्स है, मैं दोबारा याद दिला रही हूँ, उन सबको पहले गिट बैश इंस्टॉल करना है, उसके बाद अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना है। अब हम देखने वाले हैं कि कैसे विंडोज सिस्टम पर हम अपने कमांड लाइन को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ब्राउज़र पर जाना है और इस लिंक पर जाएंगे। इस लिंक पर जाकर हमें क्लिक करना है अपने विंडोज़ के ऑप्शन पर। विंडोज़ के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास डिफरेंट और ऑप्शंस आएंगे और हम क्लिक कर देंगे क्लिक टू डाउनलोड पर। क्लिक टू डाउनलोड से हमारी EXE फाइल डाउनलोड स्टार्ट होनी हो जाएगी। उस पर क्लिक करके हमारे पास ये विंडो आएगी। अब इस विंडो से हम पूरे के पूरे अपने गिट बैश को सेटअप कर सकते हैं। सेटअप करने के लिए हम सबसे पहले क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर, एंड उसके बाद ये जो हमारा डिफ़ॉल्ट फाइल लिंक है वही रहेंगे। फिर नेक्स्ट पर चले जाएंगे। नेक्स्ट पर जाते हुए बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास ऐसे होंगे जो टिक्ड होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अनटिक्ड होंगे। अब इनमें हमें एक और एडिशनल ऑप्शन है जिसे टिक करना है, विच इज़ ऑन द डेस्कटॉप ऑप्शन। इसको टिक कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे। बाकी सारी चीज़ें हमें डिफ़ॉल्ट रखनी है। दोबारा से अपने नेक्स्ट को क्लिक करना है, दोबारा से नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। अब हम चाहें तो इस ऑप्शन को चेंज करके अपना जो नए ब्रांच का नाम है उसे हम मेन कर सकते हैं। वैसे ये जो हमने चेंज किया है इसका मेजर सिग्निफिकेंस हमें गिटहब पढ़ते टाइम पता चलेगा, टर्मिनल में इसका कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम चूज़ करेंगे अपना यूज़ गिटहब एंड ऑप्शनल यूनिक्स टूल्स वाला ऑप्शन, यानी ये थर्ड ऑप्शन। फिर नेक्स्ट कर देंगे, उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट। इन सारी चीज़ों को हम डिफ़ॉल्ट छोड़ते चले जाएंगे एंड दोबारा से हम अपना नेक्स्ट क्लिक करने वाले हैं एंड फाइनली इंस्टॉल। अब जैसे ही हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा वैसे हम कर देंगे फिनिश एंड फाइनली हमारा गिट बैश इंस्टॉल हो चुका है। और साथ के साथ हमारे डेस्कटॉप पर गिट बैश के लिए आइकन आ चुका होगा। हम इस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और अपने गिट बैश को खोल सकते हैं। अब जैसे ही हम इसे खोलेंगे हमारे कुछ इस तरीके के ऑप्शंस हमें दिखाई देंगे। यहाँ पर शुरुआत में सबसे पहले तो हमारा नाम हमें दिखाई दे सकता है, उसके बाद हमारे सिस्टम का टाइप हमें दिखाई दे सकता है एंड उसके बाद मिंजी W64 जैसा कुछ लिखा होगा एंड उसके बाद एक टिल्ड का ऑप्शन आ रहा होगा। टिल्ड के ऑप्शन का बेसिक मतलब यहाँ पर होता है कि हम अपनी रूट डायरेक्टरी की बात कर रहे हैं, उसको अभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। हम चाहे तो कुछ बेसिक कमांड्स लिखकर इसे टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं git -- वर्जन, तो उससे हमें अपना गिट का वर्जन मिल जाएगा। हम ls कमांड को लिखकर भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ls कमांड यहाँ पर वर्क करगी तो उसने हमारी जितने भी चीज़ें थी, जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स थे, डायरेक्टरीज थी, उनको प्रिंट करा दिया है। हम क्लियर कमांड यूज़ कर सकते हैं तो हमारा जो विंडो है वो क्लियर हो जाएगी। pwd कमांड यूज़ कर सकते हैं, इस कमांड से हमें अपनी वर्किंग डायरेक्टरी मिल जाएगी। और अभी जो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है दैट इज C यूजर्स एंड श्रद्धा। अब हम इसे कर देते हैं क्रॉस एंड कभी भी अगर हमें इसे दोबारा खोलना हो तो दोबारा से हम अपने डेस्कटॉप आइकन को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने सिस्टम पर गिट बैश के लिए सर्च कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में। हमारी सबसे पहली बेसिक कमांड है ls का मतलब होता है लिस्ट फाइल्स। लिस्ट फाइल्स कहने का मतलब है कि जहां पर भी हैं, मतलब अपने सिस्टम के अंदर हम जहां पर भी हैं कमांड लाइन के अंदर, वहां पर उस फोल्डर की सारी फाइल्स हमें दिख जाती हैं। तो बेसिकली इस कमांड को हम सोच सकते हैं कि शो माई फाइल्स। जब भी अपने सिस्टम के पाथ के अंदर हम कहीं भी खड़े होते हैं, पाथ कहने का मतलब है लेट्स सपोज ये हमारा फोल्डर है डेल्टा नाम से। फोल्डर के अंदर हमारे 2 और फोल्डर्स हैं, एक हो गया CSS, एक हो गया JS। CSS के अंदर हमारे 2 और फोल्डर्स हैं, ये हमारा चैप्टर 0 हो गया, ये हमारा चैप्टर 1 हो गया। तो अगर हम ls कमांड इस डेल्टा पर रन करते हैं तो डेल्टा पर ls कमांड रन करेंगे तो डेल्टा के जितने भी फोल्डर्स या फाइल्स हैं वो हमारे लिए प्रिंट होकर आ जाएंगे। कौन कौन से फोल्डर्स हैं यहाँ पर? एक CSS फोल्डर है, एक JS फोल्डर है। तो हमारे लिए लिस्ट में प्रिंट होकर आएगा CS और JS। उसी तरीके से अगर हम किसी और फोल्डर के अंदर है तो जितने भी फोल्डर्स एंड फाइल्स उस फोल्डर के अंदर, यहाँ फोल्डर में बार बार कह रही हूँ तो जब भी मैं फोल्डर कह रही हूँ मेरा मतलब है डायरेक्टरी।
तो डायरेक्टरी और फोल्डर को मैं थोड़ा सा इंटरचेंजेबली यूज़ करने वाली हूँ इस सेक्शन में। डायरेक्टरी कहने का मतलब है बेसिकली एक ऐसा फोल्डर जिसके अंदर दूसरे फोल्डर्स भी हो सकते हैं, दूसरी फाइल्स भी हो सकती हैं। तो अगर हम किसी भी डायरेक्टरी के अंदर हैं तो वहाँ की सारी फाइल्स हमारे लिए लिस्ट होकर आ जाएंगी। तो अब ls कमांड को लिखने से पहले हम आ जाते हैं कि हम एग्जैक्टली अभी हैं कहाँ पर। हम कहाँ हैं? यहाँ पर श्रद्धा खापरा के मैकबुक एयर के अंदर हम टिल्ड के अंदर हैं। टिल्ड होता है मैक के अंदर हमारी होम डायरेक्टरी। जनरली होम डायरेक्टरी क्या होती है? अगर हमने कहीं भी किसी भी सिस्टम के अंदर अपना कोई अकाउंट बनाया है, जैसे लेट्स सपोज हमारा जो लैपटॉप है, लैपटॉप के ऊपर हमने अपने नाम से अकाउंट बनाया है, जैसे मैंने श्रद्धा खापरा नाम से अकाउंट बनाया है, तो वो जो अकाउंट है वो अपने आप में एक यूज़र बन जाएगा। कौन यूज़र बनेगा उस सिस्टम का? उस सिस्टम का यूज़र अभी बन गई है श्रद्धा खापरा। ऐसे ही आपका जो सिस्टम होगा उसके यूज़र कौन होंगे? उसके यूज़र हो सकता है आप हो, कुछ भी नाम हो सकता है आपका, राहुल कुमार नाम है, तो उस नाम से हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो रन हो रहा होता है। तो जब भी हम पासवर्ड सेट करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, वो पासवर्ड एग्जैक्टली हमारी इस प्रोफाइल का होता है जिस नाम से हमने अपने पूरे सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को सेटअप किया है। अब वैसे ही मैंने अपने सिस्टम को इस नाम से सेटअप किया है, तो वो नाम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एंड इसके साथ साथ मुझे टिल्ड दिखाई दे रहा है। टिल्ड का मतलब होता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारी होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी मतलब मेन फोल्डर जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें स्टोर्ड हैं। अब एक थोड़ी सी अजीब चीज़ लगती है सुनने में, पर जो हमारे मैक सिस्टम का डेस्कटॉप होता है वो भी हमारी होम डायरेक्टरी के अंदर ही होता है। तो चाहे डाउनलोड्स हो गए, डेस्कटॉप हो गए, वीडियोज़ हो गई, फोटोज़ हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गए, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मैक के अंदर सारी की सारी होम डायरेक्टरी के अंदर होती हैं। और अभी हम कहाँ खड़े हैं? अभी हम होम डायरेक्टरी के अंदर ही हैं। तो ऐसे ही अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो शुरुआत में आप विंडोज़ के अंदर कहाँ पर होंगे? अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर होंगे। अब हम चाहें तो होम डायरेक्टरी के सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स प्रिंट करवा सकते हैं। हम लिखेंगे अपनी ls कमांड, करेंगे एंटर, और ये क्या हुआ? सारी की सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। ये पूरी की पूरी एक प्रॉपर लिस्ट आ गई सारे के सारे फोल्डर्स एंड फाइल की। यहाँ हमने ls टाइप किया था, एक अल्फा नाम का फोल्डर है, एक एंड्रॉइड स्टूडियोज प्रोजेक्ट्स नाम का फोल्डर है, पिक्चर्स नाम का फोल्डर है, पाइथन नाम का फोल्डर है, ट्राइज नाम का फोल्डर है, यूटिल्स, वेब क्लासरूम, वेब डेवलपमेंट, हीप्स, आइडिया, प्रोजेक्ट्स, लाइब्रेरी, इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट फाइल्स, इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट फोल्डर्स हमारे पास आ गए हैं। तो ये हमने अपनी ls कमांड रन कर दी। ls कमांड से जितने भी फोल्डर्स एंड फाइल्स होते हैं हमारी, हम जहाँ पर भी खड़े हैं, यहाँ पर हमारी होम डायरेक्टरी, उसकी सारी की सारी फोल्डर्स एंड फाइल लिस्ट होकर आ जाएंगी। अब आइडियली टर्मिनल को सीखने के लिए हम साथ के साथ अपनी कमांड्स को भी टाइप कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि सारी की सारी कमांड्स जो थी हमारी डायरेक्टरी में वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ रही हैं या नहीं आ रही। सेकेंड कमांड जिसकी हम बात करेंगे ये है pwd। pwd का मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी कहने का मतलब है कि ये हमें बताती है वेयर एम आई, कि अभी हम कौन से फोल्डर के अंदर हैं, अभी हम कौन सी लोकेशन के अंदर खड़े हैं, अभी हम कौन सी लोकेशन के अंदर काम कर रहे हैं टर्मिनल के ऊपर। तो pwd यानी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारी वर्किंग डायरेक्टरी या वो फोल्डर प्रिंट करती है जिसके अंदर अभी हम खड़े होकर काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैंने प्रिंट कर दिया pwd, एंटर किया, तो यहाँ हमें पता चल गया कि हम यूजर्स नाम के फोल्डर के अंदर एक श्रद्धा खापरा नाम का फोल्डर है, या इसे कह सकते हैं यूजर्स डायरेक्टरी के अंदर हमारी श्रद्धा खापरा नाम की डायरेक्टरी है जिसके अंदर अभी हम काम कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो फोल्डर्स ऊपर प्रिंट हुए थे ये सारे के सारे श्रद्धा खापरा नाम की डायरेक्टरी के अंदर स्टोर थे। अब इसके अलावा हमारे पास एक और कमांड होती है विच इज़ आर क्लियर कमांड। क्लियर कमांड हमारी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है पुरानी, अगर हमने कमांड्स रन की होती है तो उसको क्लियर कर देती है। जैसे यहाँ पर अगर हम टाइप करें क्लियर, तो क्या हुआ? हमारी पूरी स्क्रीन क्लियर हो गई। अब हम चाहें तो दोबारा से अपने सारे के सारे आइटम्स को, सारी की सारी डायरेक्टरीज को, फोल्डर्स को, फाइल्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रिंट होकर आ गई। हम चाहें तो इसे दोबारा क्लियर भी कर सकते हैं। अब जैसे जब हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे थे हमारे ब्राउज़र का कंसोल काम कर रहा था, कुछ वैसे ही सिमिलर तरीके से हमारा टर्मिनल काम करता है। जैसे अगर हमें पुरानी कमांड्स लेकर आनी है तो हम अप वाली एरो की को प्रेस करते हैं। अपवर्ड्स वाली एरो की को प्रेस करने से हमारी सारी पुरानी कमांड्स आ जाती हैं और डाउनवर्ड्स एरो की को प्रेस करने से हमारी सारी नए वाली कमांड्स आ जाती हैं। तो अगर हमें किसी कमांड को बार बार रन करना है, किसी पुरानी कमांड को, तो उसके लिए हम अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स एरोज को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेविगेशन के बारे में। तो अभी तक हमने देख लिया कि हम कौन सी डायरेक्टरी पर खड़े हैं, वो कैसे प्रिंट करवाना है, उस डायरेक्टरी के सारे और डायरेक्टरीज, सब डायरेक्टरीज, फोल्डर्स, फाइल्स कैसे प्रिंट करवाने हैं, और अपने जो पूरा टर्मिनल है उसे क्लियर कैसे करना है। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम नेविगेशन कर सकते हैं। नेविगेशन होता है किसी भी डायरेक्टरी के अंदर या उसके बाहर जाना। डायरेक्टरी यानी हमारा कोई भी फोल्डर, लेट्स सपोज हमने कोई डेल्टा नाम का फोल्डर बनाया है। अब अगर मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना है, जैसे अभी हम कहाँ पर है, अभी हम हैं यूजर्स / श्रद्धा खापरा के अंदर,
और लेट्स सपोज श्रद्धा खापरा के अंदर कोई डेल्टा नाम का फोल्डर बना हुआ है। अभी हमें पता है कि नहीं बना हुआ क्योंकि मैं ls करूंगी तो यहाँ कोई मुझे डेल्टा नाम का फोल्डर नहीं दिख रहा, बट ये अज्यूम कर लेते हैं कि बना हुआ है। तो उसके अंदर जाने के लिए मतलब हमारा पाथ, हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी चेंज हो जाए टू दिस पाथ, वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपनी cd कमांड। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी से हम अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं और किसी और फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। अगर हम लिख देते हैं cd तो हम जहां पर अभी खड़े हैं उस डायरेक्टरी के अंदर जो जो फोल्डर्स एंड फाइल्स अवेलेबल हैं उनके हम नाम लिखकर उन फोल्डर्स के अंदर जा सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमारी जो अभी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसके अंदर ये सारे फोल्डर्स अवेलेबल हैं। उसके अंदर हमारा डेस्कटॉप फोल्डर है, हमारा डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है, हमारा डाउनलोड्स फोल्डर है। लेट्स सपोज हमें अपने डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर जाना है। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं cd डेस्कटॉप। तो जैसे ही cd डेस्कटॉप करेंगे हम कहाँ पर आ जाएंगे? हम अपने डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। और कैसे वेरीफाई करें डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर आ गए क्या? हम रन कर सकते हैं अपनी pwd कमांड, उससे हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी आ जाएगी। तो उससे आ गया यूजर्स के अंदर, हम श्रद्धा खापरा के अंदर थे पहले, अब हम उसी फोल्डर के अंदर अपने डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर आ गए हैं। अब हम चाहें तो इसे क्लियर कर देते हैं, एक बार pwd करते हैं। अभी हम इस फोल्डर के अंदर हैं डेस्कटॉप के अंदर, हम चाहें तो डेस्कटॉप की फाइल्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं। ls करेंगे तो पता चल जाएगा डेस्कटॉप के 3 फोल्डर्स हमारे पास आ गए। कौन से 3 फोल्डर्स हैं? एक है डेल्टा, एक है एक्स्ट्रा डेटा, एक है कोडिंग आईडी। तो ये 3 फोल्डर्स हमें दिखाई भी दे रहे हैं हमारे डेस्कटॉप के ऊपर कि ये यहाँ पर आ रहे हैं। अब इसी तरीके से लेट्स सपोज हमें डेल्टा फोल्डर के अंदर जाना है तो हम लिख सकते हैं cd डेल्टा। तो जैसे ही एंटर करेंगे हम डेल्टा फोल्डर के अंदर आ गए। अगर अब pwd करें तो हमें पता चल गया यूजर्स के अंदर श्रद्धा खापरा के अंदर डेस्कटॉप के अंदर हम थे ही, अब हम डेल्टा के अंदर आ गए हैं। डेल्टा के हम चाहें तो सारी की सारी चीज़ें प्रिंट करवा सकते हैं। ये css हो गई, ये js हो गई, ये मेरी readme.md फाइल हो गई। अब हम चाहें तो अपने css फोल्डर के अंदर भी जा सकते हैं। हम कर देंगे cd css, तो pwd करेंगे तो अब हम CSS के अंदर आ गए। तो इस तरीके से हम फोल्डर्स के अंदर यानी अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करते हुए अंदर के अंदर जा सकते हैं। अब इसके साथ साथ हमें बाहर भी आना होता है, यानी अगर हमें वर्किंग डायरेक्टरी से बाहर की तरफ आना है तो हम लिखते हैं cd, उसके बाद स्पेस एंड उसके बाद 2 डॉट्स, यानी कुछ इस तरीके से cd एंड देन 2 डॉट्स को हम लिखते हैं। टर्मिनल की भाषा में ये हमारा बैक बटन होता है। तो जब भी हमें एक स्टेप बैक जाना होता है तो हम लिखते हैं डॉट डॉट, तो उसका मतलब होता है हमें एक स्टेप बैक जाना है। अब बैक जाने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं cd डॉट डॉट। तो हम कहाँ आ गए? CSS के बाद दोबारा हम डेल्टा फोल्डर के अंदर आ गए। अब pwd करें तो हम यहाँ पर हैं। एक बार इसे क्लियर कर लेते हैं। तो अभी हम कहाँ पर हैं? अभी हम श्रद्धा खापरा के अंदर डेस्कटॉप के अंदर डेल्टा में हैं। अब दोबारा से cd स्पेस डॉट डॉट एंटर, तो अब हम डेस्कटॉप के अंदर आ गए। अब pwd करेंगे तो हम एक लेवल बाहर चले गए। अब दोबारा cd स्पेस डॉट डॉट, तो हम वापस से अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर आ गए और इस बार pw करेंगे तो यहाँ पर आ गए। इनफैक्ट हम एक और लेवल बाहर जा सकते हैं, तो इस बार हम यूजर्स के अंदर आ गए। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हम यूजर्स के अंदर आ गए। pwd करेंगे तो ये अभी हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है। अब दोबारा से हम चाहें तो श्रद्धा खापरा के अंदर जा सकते हैं। अब एक और चीज़, टर्मिनल के अंदर हमारा ऑटो कंप्लीट भी होता है, यानी कुछ अगर हमें सजेशंस चाहिए तो ऑटो कंप्लीट करने के लिए हम अपने कीबोर्ड के ऊपर टैब को प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही टैब प्रेस करेंगे, इसने मुझे बता दिया कि श्रद्धा खापरा फोल्डर है जो एग्जिस्ट करता है, जो चीज़ आपने लिखी उसके हिसाब से। फिर मैंने कर दिया एंटर, तो हम कहाँ आ गए? दोबारा हम होम डायरेक्टरी के अंदर आ गए। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कैसे? pwd किया तो ये अभी हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है। अब हम चाहें तो एक साथ बहुत सारे लेवल्स आगे और बहुत सारे लेवल्स पीछे भी जा सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मुझे अभी मैं होम डायरेक्टरी के अंदर हूँ, मुझे डेस्कटॉप के अंदर डेल्टा फोल्डर में जाना है। तो उसके अंदर जाने के लिए हम लिख सकते हैं cd, फिर हम लिख सकते हैं डेस्कटॉप स्लैश डेल्टा। तो इस तरीके से स्लैश का मतलब होता है कि डेस्कटॉप के अंदर हम डेल्टा फोल्डर के अंदर जाना चाहते हैं। एंटर किया तो हम डेल्टा फोल्डर के अंदर आ गए। अब अपनी वर्किंग डायरेक्टरी देखें तो हम कुछ यहाँ पर है। अगर हमने किसी ऐसे फोल्डर का नाम टाइप कर दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे डेल्टा के अंदर CSS है, JS है, पर हमारे पास HTML नहीं है, पर हम लिखें अगर cd HTML तो एंटर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा नो सच फाइल और डायरेक्टरी HTML, यानी डेल्टा फोल्डर के अंदर ऐसी HTML नाम की कोई फाइल या कोई डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसीलिए हमारी कमांड वर्क नहीं करेगी अगर हमने गलत नाम टाइप कर दिया तो। अब हम डेल्टा से वापस होम डायरेक्टरी पे जाना चाहते हैं। डेल्टा से पहले तो इसे एक बार क्लियर कर लेते हैं। अभी हम कुछ यहाँ पर है। अब हम
डायरेक्टली डेल्टा से श्रद्धा खापरा के अंदर जाना चाहते हैं, यानी बीच का एक स्टेप स्किप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं cd डॉट डॉट। इससे क्या होगा, हम एक स्टेप पीछे चले जाएंगे, एक स्टेप पीछे यानी डेस्कटॉप के अंदर। अब एक और स्टेप पीछे जाने के लिए हम लिख सकते हैं स्लैश डॉट डॉट। तो इसका मतलब है एक स्टेप पीछे एंड उसके बाद एक और स्टेप पीछे। इसको करेंगे एंटर, तो कहाँ आ गए, हम दोबारा से अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर आ गए। इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं BWD से कि अभी हमारी वर्किंग डायरेक्टरी कुछ ही है। तो इस तरीके से हम जहाँ पर भी खड़े हैं हम वहाँ से कुछ स्टेप्स आगे भी जा सकते हैं, कुछ स्टेप्स पीछे भी जा सकते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ आवर डायरेक्टरीज। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पाथ्स के बारे में। अब जब भी हम CD करते हैं यानी अपनी डायरेक्टरी को चेंज करते हैं तो हम दो तरीके के पाथ्स लिखकर चेंज कर सकते हैं। एक तो है कि हम कोई रिलेटिव पाथ वहाँ पर ऐड करें, या फिर एक है कि हम कोई एब्सोल्यूट पाथ ऐड करें। अब हमने रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ ऑलरेडी देख रखा है जब हम सोर्स के साथ डील कर रहे थे, जब हम किसी इमेज का लिंक लिखते हैं या किसी फाइल का लिंक लिखते हैं। रिलेटिव पाथ होता है रिलेटिव टू आवर करंट लोकेशन। ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि अभी हम करेंटली कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हैं, अभी हमारी वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है। जबकि एब्सोल्यूट पाथ, चाहे हम किसी भी फोल्डर के अंदर खड़े हों, हर जगह पर एक किसी भी फाइल का, किसी भी फोल्डर का एब्सोल्यूट पाथ सेम ही रहता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पर इसे क्लियर कर लेते हैं। अगर अभी हम अपनी रूट डायरेक्टरी के अंदर है तो रूट डायरेक्टरी के अंदर ये सारे के सारे फोल्डर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। लेट्स सपोज इस रूट डायरेक्टरी से मुझे इस डेल्टा वाले फोल्डर के अंदर जाना है। अब मुझे पता है कि रूट डायरेक्टरी के अंदर डेल्टा वाला फोल्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, पर क्या एग्जिस्ट करता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप, इस तरीके के फोल्डर्स एग्जिस्ट करते हैं। बट अगर मैं करने की कोशिश करूँ CD डेल्टा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में दिखाएगा नो सच फाइल और डायरेक्टरी एग्जिस्ट। तो जब भी हम रिलेटिव पाथ यूज़ करते हैं, ये अगर हमने डेल्टा लिखा तो ये एक रिलेटिव पाथ है। तो रिलेटिव पाथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिडर करना कि जहाँ अभी हम हैं, जिस वर्किंग डायरेक्टरी में अभी हम हैं, उसके अंदर कौन कौन से फोल्डर्स अवेलेबल हैं। अगर जिस फोल्डर पर हम जाना चाह रहे हैं वो उसके अंदर अवेलेबल नहीं है तो फिर उस फोल्डर के अंदर हम नहीं जा सकते। लेकिन अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर जा सकते हैं, स्लैश यूजर्स के अंदर। अभी हम कहाँ पर हैं वो एक बार देख लेते हैं, क्लियर PWD। अभी हम इस फोल्डर के अंदर हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं स्लैश यूजर्स के अंदर, श्रद्धा खापरा के अंदर, स्लैश उसके अंदर हम डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं एंड उसके अंदर हम अपने डेल्टा में जाना चाहते हैं। जैसे ही एंटर किया वैसे ही हम कहाँ पहुँच गए, वैसे ही हम डेल्टा पर पहुँच गए। तो ये जो पाथ हमने यूज़ किया इसे हम अपना एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं। जो हमारे एब्सोल्यूट पाथ्स होते हैं वो हमेशा एक स्लैश के साथ शुरू होते हैं और जो हमारे रिलेटिव पाथ्स होते हैं वो हमेशा किसी नाम के साथ शुरू होते हैं, वो स्लैश के साथ शुरू नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वापस से अपनी रूट डायरेक्टरी के अंदर चले जाएं तो अब यहाँ पर हम कर सकते हैं CD डेस्कटॉप स्लैश डेल्टा। यहाँ से भी हम कहाँ आ गए, यहाँ से भी हम डेल्टा फोल्डर के अंदर आ गए। बट ये वाला जो पाथ है ये हमारा रिलेटिव पाथ है, क्योंकि ये पाथ हमारा स्लैश से स्टार्ट नहीं हो रहा। बट ये वाला जो पाथ है ये स्लैश से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए ये हमारा एक एब्सोल्यूट पाथ है। अब चाहे मैं डेल्टा फोल्डर के अंदर हूँ या फिर डेल्टा के अंदर जाकर, लेट्स सपोज डेल्टा के अंदर अभी मेरा जो CSS वाला फोल्डर है, एक बार इस CSS वाले फोल्डर में जाते हैं। अब मैं CSS वाले फोल्डर में हूँ, लेकिन CSS वाले फोल्डर में रहकर भी अगर ये वाली कमांड हम वापस से कॉपी करते हैं, इस कमांड को एक बार कॉपी करके लेके आते हैं, ये वाली कमांड अगर मैंने दोबारा रन की तो मैं दोबारा डेल्टा के अंदर चली जाऊंगी। एंटर करेंगे तो कहाँ आ गए, दोबारा से डेल्टा के अंदर आ गए। अब दोबारा से एक बार CSS के अंदर जाते हैं, पर अब दोबारा से CSS के अंदर आकर अगर मैं रिलेटिव पाथ वाली कमांड रन करूंगी, यहाँ आ जाते हैं, रिलेटिव पाथ वाली मेरी ये कमांड थी। इस कमांड को अगर रन करेंगे तो उस केस में बता देगा ऐसे फाइल और डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटिव और एब्सोल्यूट के बीच के डिफरेंसेस को समझना। जो हमारी एब्सोल्यूट पाथ होते हैं वो चाहे हम किसी भी डायरेक्टरी के अंदर हो हर जगह वर्क करेंगे, बट रिलेटिव पाथ्स डिपेंड करते हैं कि अभी हम कौन सी करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर है। इसके साथ साथ हमारे पास दो स्पेशल डायरेक्टरीज होती हैं। एक होती है जिसको हम कहते हैं स्लैश, जो हमारे कंप्यूटर की रूट डायरेक्टरी होती है उसको हम स्लैश से सिंबलाइज करते हैं। रूट डायरेक्टरी यानी हमारे कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इस रूट डायरेक्टरी के अंदर है। अगर हम अपने सिस्टम के ऊपर मल्टीपल प्रोफाइल्स भी बना लेते हैं, जैसे एक अलग से लॉगिन हो रहा है, एक दूसरा अलग से लॉगिन हो रहा है किसी और नाम से, तो वो सारी की सारी हमारी रूट डायरेक्टरी के अंदर जाती हैं और हम कभी भी अपनी रूट डायरेक्टरी को एंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया CD स्लैश, तो इसका मतलब है स्लैश मतलब रूट डायरेक्टरी। एंटर किया तो हम स्लैश पर पहुँच गए जो है हमारी रूट डायरेक्टरी। इसको हम प्रिंट भी करवा सकते हैं कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, सिर्फ स्लैश प्रिंट होगा यानी हमारा रूट।
अब इसमें चेक करें कि कौन कौन से फोल्डर्स हैं, तो इसमें ये सारे के सारे फोल्डर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से ये हमारा यूज़र्स का फोल्डर है एंड यूज़र्स वाले फोल्डर में हमारे पास श्रद्धा खापरा वाला फोल्डर है। अब इसके अलावा एक और स्पेशल डायरेक्टरी होती है जिसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हमारी होम डायरेक्टरी होती है। होम डायरेक्टरी के अंदर सारी की सारी इस सिस्टम, इस प्रोफाइल से रिलेटेड फाइल्स हैं। तो अब हम CD करके जा सकते हैं यूज़र्स के अंदर, या डायरेक्टली हम CD टिल्ड कर सकते हैं। जैसे ही CD टिल्ड करेंगे अब हम अपनी होम डायरेक्टरी में आ गए, PWD करेंगे तो ये है हमारी होम डायरेक्टरी। सो दिस वॉज आर रूट डायरेक्टरी एंड दिस इज़ आर सिस्टम्स होम डायरेक्टरी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट मेकिंग डायरेक्टरीज। अभी तक हमने देखा है कि हम कैसे डायरेक्टरीज में नेविगेट कर सकते हैं, हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, हम कैसे अपनी फाइल्स को देख सकते हैं। बट जैसे मैंने शुरुआत में आपको करके दिखाया था कि किसी फोल्डर के अंदर अगर हमें फोल्डर्स बनाने हैं या फाइल्स बनानी है तो उस तरीके की चीज़ें टर्मिनल से कर पाना भी पॉसिबल है। तो उसके लिए हम अपनी कमांड यूज़ करते हैं mkdir। mkdir कमांड होती है फॉर मेक डायरेक्टरी। ये कमांड क्या करती है, ये कमांड हमारे लिए फोल्डर्स बनाती है। डायरेक्टरी यानी ये कमांड हमारे लिए फोल्डर्स क्रिएट करती है, फाइल क्रिएट नहीं करती, सिर्फ फोल्डर्स क्रिएट करती है हमारी मेक डायरेक्टरी कमांड। अब फोल्डर्स क्रिएट करने के लिए इसे कर लेते हैं क्लियर। हम क्या करेंगे, अपनी डेल्टा वाला जो फोल्डर है इसके अंदर एक और फोल्डर को हम क्रिएट करेंगे। तो अभी इसे थोड़ा सा कर लेते हैं मिनिमाइज एंड यहाँ पर डेल्टा की भी बात कर लेते हैं। यहाँ आ जाते हैं। तो मेक डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर्स को क्रिएट करने के लिए हमें लिखनी पड़ती है अपनी कमांड mkdir यानी मेक डायरेक्टरी, और फिर हम अपने फोल्डर का नाम लिख सकते हैं। बट अभी ये फोल्डर कहाँ पर क्रिएट होगा, अभी ये फोल्डर हमारी रूट डायरेक्टरी में क्रिएट होगा। बट हम चाहते हैं हमारे डेल्टा वाली फोल्डर के अंदर क्रिएट हो, तो सबसे पहले डेल्टा के अंदर जाते हैं, CD desktop/डेल्टा के अंदर हम चले जाएंगे। तो अब हम इस डेल्टा वाले फोल्डर के अंदर है। अब यहाँ पर हम करने वाले मेक dr न्यू dr, तो न्यू डायरेक्टरी नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। एंटर करेंगे तो ये न्यू डायरेक्टरी नाम का एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो आ गया। प्रिंट करवाएं अगर एलिमेंट्स को, तो अब ये 3 फोल्डर्स हैं जिसमें हमारा नया फोल्डर न्यू डायरेक्टरी है। हम चाहे तो एक और फोल्डर बना सकते हैं, मेक dir न्यू डायरेक्टरी 2, तो ये नया डायरेक्टरी 2 फोल्डर आ गया। LS करवाएंगे, न्यू डायरेक्टरी 2 हमारे पास प्रिंट होकर आ रहा है और ये हमें यहाँ पर दिख भी रहा है कि किस तरीके से फोल्डर बनता है। अब लेट्स सपोज न्यू डायरेक्टरी के अंदर हमें एक और फोल्डर बनाना है, तो हम कर सकते हैं CD न्यू डायरेक्टरी, और इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, यानी न्यू डायरेक्टरी के अंदर अभी कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर भी एक और फोल्डर बना देते हैं mkdir। लेट्स सपोज इस बार हम फोल्डर का नाम देते हैं हेलो। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक हेलो नाम का फोल्डर हमारे लिए क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से कहीं भी जाकर हम किसी भी फोल्डर के अंदर एक और नया फोल्डर या एक और नई वर्किंग डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है, लेट्स सपोज इसे क्लियर कर लेते हैं। हमारी जो न्यू डायरेक्टरी है उसके अंदर ऑलरेडी हेलो नाम का फोल्डर एग्जिस्ट करता है, और हम एक और हेलो नाम का फोल्डर अगर इसके अंदर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो बनाना पॉसिबल नहीं होगा। जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारे लिए आ जाएगा फाइल एग्जिस्ट, यानी टर्मिनल से हम सिर्फ एक नया फोल्डर वही बना सकते हैं जिस नाम का फोल्डर ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। इसके साथ साथ हम चाहें तो एब्सोल्यूट पाथ को यूज़ करके भी फोल्डर्स को बना सकते हैं। जैसे अभी अगर हम 2 स्टेप पीछे चले जाएं, हम आ गए अभी अपनी डेस्कटॉप के अंदर और हमें फोल्डर बनाना है इस न्यू डायरेक्टरी 2 के अंदर। तो हम कैसे बना सकते हैं, हम सिंपली कर सकते हैं मेक dir, यानी एक नया फोल्डर बनाना है। और कहाँ पर बनाना है, हमें फोल्डर बनाना है अपने डेल्टा के अंदर, delta/न्यू dir 2 के अंदर एक नया फोल्डर बनाना है जिसको हम नाम देंगे hello 2। जैसे ही एंटर किया हमारे लिए नया फोल्डर बन गया न्यू dir 2 के अंदर, विच इज़ माई hello 2 फोल्डर। तो यहाँ से मैंने कौन सा पाथ यूज़ किया, यहाँ से हम रिलेटिव पाथ को यूज़ करके भी अपना नया फोल्डर बना सकते हैं, और चाहें तो एब्सोल्यूट पाथ को यूज़ करके भी अपना नया फोल्डर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर hello 2 के अंदर भी हम एक और फोल्डर बना सकते हैं। थोड़ा सा इसे मिनिमाइज कर लेते हैं, एक रिलेटिव पाथ यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज hello 2 के अंदर हम एक नया फोल्डर बनाते हैं ABC, और यहाँ हम लिखेंगे users/श्रद्धा खापरा /desktop/ तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक नया फोल्डर बन गया जिसका नाम है ABC। ABC नाम से हमारा फोल्डर है, और ये वाले कौन से पाथ से हम उस फोल्डर को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एब्सोल्यूट पाथ से। जैसे एंटर करेंगे नो सच फाइल और डायरेक्टरी, यानी कुछ हमने गलत लिखा है। यूज़र के अंदर श्रद्धा खापरा के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर डेल्टा है, डेल्टा के अंदर न्यू dir 2 है, न्यू dir 2 के अंदर हमारे पास hello 2 है। अच्छा, यहाँ पर हमें इसे यूज़र्स करना है, तो यूज़र नहीं, यूज़र्स वाली जो डायरेक्टरी है
एंटर, एंड नाउ hello2 के अंदर हमारा जो ABC नाम का फोल्डर है वो भी आ गया। तो इस तरीके से फोल्डर्स को चाहें तो नेविगेट करके एग्जैक्टली अपनी सब डायरेक्टरीज बना सकते हैं, नहीं तो हम अपने रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ्स को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फ्लैग्स के बारे में। फ्लैग्स हमारे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो किसी भी कमांड के साथ एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन पास करने के काम आते हैं, जो उस कमांड के बिहेवियर को मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे लेट्स सपोज किसी फोल्डर के अंदर हमें सारी की सारी फाइल्स को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम अपनी ls कमांड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम चाहें तो ls कमांड के साथ कुछ और एडिशनल चीज़ें भी टाइप कर सकते हैं, जिससे हम और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उन सारी की सारी डायरेक्टरी एंड फाइल्स के बारे में। इस तरीके से वो जो ls कमांड थी उसका ओरिजिनल बिहेवियर तो वैसा ही रहा, पर वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, थोड़ा सा ऑल्टर हो गया। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए हम सबसे पहले अपनी मैनुअल कमांड को सीखेंगे। मैनुअल कमांड, या इसे कहते हैं हम अपनी मैन कमांड। मैन कमांड से किसी भी दूसरी कमांड की हम सारी की सारी इंस्ट्रक्शन मैनुअल खोल सकते हैं। इंस्ट्रक्शन मैनुअल यानी हमने अभी तक कमांड्स पढ़ी हैं, जैसे हमारी ls कमांड हो गई, जैसे हमारी क्लियर कमांड हो गई, हमारी pwd कमांड हो गई, हमारी cd कमांड हो गई, हमारी make dir कमांड हो गई। तो इस तरीके से अगर लेट्स सपोज हमें जानना है कि हमारी ls कमांड एक्चुअली काम कैसे करती है, मुझे उसकी डिटेल्स जाननी है, तो हर कमांड की सिस्टम के अंदर अपनी एक मैनुअल होती है। मैनुअल यानी उसका पूरा जो जन्म पत्री होती है वो, एंड उस मैनुअल को एक्सेस करने के लिए हम अपनी मैन कमांड यूज़ करते हैं। किसी भी कमांड के नाम के सामने अगर हम मैन लिख देते हैं तो वो हमें इन्फॉर्मेशन दे देता है अबाउट दैट पर्टिकुलर कमांड। तो अगर मैंने मैन ls लिख दिया तो वो मुझे ls कमांड की इन्फॉर्मेशन दे देगा, मैंने मैन mkdir लिख दिया तो मुझे मेक डायरेक्टरी वाली कमांड की इन्फॉर्मेशन दे देगा। उसको एक बार ट्राई करके देखते हैं, इसे थोड़ा सा हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो ls कमांड है उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हमें दिखाई देने लग जाएगी। अब इसे हम ध्यान से पढ़ें तो यहाँ दिख रहा है ls, यानी ls कमांड का मतलब होता है लिस्ट डायरेक्टरी कॉन्टेंट्स। इसका सिनॉप्सिस दिख गया। डिस्क्रिप्शन में हमें बता रहे हैं फॉर ईच ऑपरेंड दैट नेम्स अ फाइल और a type other than directory ls displays its name as well as any requested associated information। यानी हमें सारी की सारी फाइल्स, डायरेक्टरीज और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे लिए डिस्प्ले होकर आ जाती है। अब यहाँ पर फॉलोइंग ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। ऑप्शंस में क्या अवेलेबल है, जैसे ऑप्शंस के अंदर हमारे पास है कि हम -1 लिख सकते हैं, हम -a लिख सकते हैं। इसको हम माइनस नहीं, इसको हम बेसिकली -a या -a या -B इस तरीके से लिखते हैं। तो ये जो सारी की सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इन्हें हम फ्लैग्स कहते हैं। जैसे ls कमांड के साथ हमें एडिशनल ऑप्शंस दे दिए। जैसे ls के साथ अगर हम -l लिखते हैं तो उससे क्या होगा, लिस्ट इन लॉन्ग फॉर्मेट, यानी उससे हमारी जितनी भी फाइल के नाम डिस्प्ले हो रहे थे वो सारे के सारे फाइल के नाम अब लंबे फॉर्मेट में डिस्प्ले होंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो एक तरीके से हमारी जो ls कमांड है उसको हम -l लिखकर और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये जो -l है ये हमारा एक फ्लैग होता है। अब ये तो हम घुस गए हैं अपनी मैनुअल के अंदर, दिस इज़ आर BSD जनरल कमांड्स मैनुअल। अब हम चाहें तो यहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं, और बाहर निकलने के लिए अगर हम कोई भी नंबर टाइप करेंगे, कोई भी की प्रेस करेंगे, वो काम नहीं करेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कीबोर्ड से क्विट करने के लिए, इस मैनुअल से बाहर निकलने के लिए, क्विट करने के लिए हमें Q वाली की को प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही हम Q को प्रेस करेंगे वैसे ही हम अब यहाँ से बाहर निकल गए। एक बार और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अब हम यहाँ से बाहर निकल गए तो वापस आ गए हैं यहाँ पर। थोड़ा सा हम अपना विंडो साइज जो है उसे कर लेते हैं ठीक। तो वापस हम यहाँ पर आ गए हैं। अब हम एक बार डेस्कटॉप के अंदर चले जाएं, उसके अंदर जाकर हम अपनी डेल्टा फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। अब डेल्टा फोल्डर की लेट्स सपोज हमें सारी फाइल्स प्रिंट करवानी है या फोल्डर्स प्रिंट करवाने हैं, तो ये हमारे पास आ गए। अब हम चाहें तो अपना फ्लैग भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ls-l। तो इससे हम ध्यान दें तो फोल्डर्स तो वही सारे के सारे, फोल्डर्स एंड फाइल्स तो वही सारी की सारी हमारे लिए प्रिंट हुई हैं, बट उन सबके साथ अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन आने लग गई है। जैसे ये हमारी जुलाई 31, August 6, इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास कुछ टाइम दिखाई दे रहा है, कुछ यूज़र दिखाई दे रहे हैं, कुछ और चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब ये एग्जैक्टली क्या चीज़ें उनके हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हमें बेसिक ये पता चल गया कि अपनी कमांड्स के साथ हम और एडिशनल चीज़ें भी टाइप कर सकते हैं, जिससे हमें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है या हमारी कमांड किसी ना किसी तरीके से मॉडिफाई हो जाएगी। और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम टाइप करते हैं इन्हें हम फ्लैग्स कह देते हैं। अभी तो वैसे हम खैर इतना ज़्यादा फ्लैग्स को यूज़ नहीं करेंगे, पर आगे जाके हो सकता है जब हम npm के साथ काम कर रहे हो या जब हम git कमांड्स के साथ काम कर रहे हो तो वहाँ पर काफ़ी सारे फ्लैग्स होते हैं जिनके साथ हम डील करते हैं। तो ये हमारा एक फ्लैग हो गया। वापस से एक बार हम अपनी रूट डायरेक्टरी में चले जाते हैं।
अब हमारा एक और इंटरेस्टिंग फ्लैग है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके लिए करते हैं मैन एल एस किया तो यहाँ एल एस के डिफरेंट फ्लैग्स में हमारा एक -a भी होता है। -a क्या करता है, इंक्लूड डायरेक्टरी एंट्रीज हुज नेम बिगिन्स विद अ डॉट। तो बेसिकली ये सारी ऐसी फाइल्स को इंक्लूड करता है जिनका नाम डॉट से बिगिन होता है। और जनरली जो हमारी फाइल्स हमें हिडन होती हैं, वैसे दिखाई नहीं देती जनरली फोल्डर के अंदर, वो सारी डॉट से बिगिन होती हैं। तो क्यों अगर करेंगे, एक बार क्या करते हैं, रूट डायरेक्टरी के अंदर सिर्फ एल करते हैं। सिर्फ एल किया तो ये हमारी सारी की सारी फाइल्स हैं जो हमारे लिए डिस्प्ले होकर आ रही हैं। और इस बार हम करेंगे ls-a। ls-a करने से काफ़ी सारी एडिशनल फाइल्स हमारे पास और आई। ये सारी फाइल्स अगर हम नोटिस करेंगे, जैसे ये कैश वाला हो गया फोल्डर, फाइल्स नहीं डायरेक्टरीज बेसिकली, ये कप्स हो गया, ये डार्ट हो गया, ये db शेल हो गया, हमारे पास लोकल हो गया, npm हो गया, vs कोड हो गया, ये सारे डॉट से बिगिन कर रहे हैं। और ये सारे ऐसे फोल्डर्स हैं जो अगर आप नॉर्मली अपना सिस्टम खोल कर देखेंगे तो हमें दिखाई नहीं देंगे। तो इस तरीके से जो हमारे हिडन फोल्डर्स हैं वो हमारे पास भी डिस्प्ले होकर आ गए साथ में। तो ये हमारे फ्लैग्स का एक तरीके से कह सकते हैं मैजिक है। और हम चाहें तो अपने ls और l वाले फ्लैग को कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे हम कर सकते हैं -ls, या इसे अपने डेस्कटॉप के अंदर जाकर करते हैं। डेस्कटॉप के अंदर नॉर्मल एल करेंगे तो ये आएगा, और हम करेंगे ls-la। तो उससे क्या होगा, उससे हमारी सारी की सारी हिडन फाइल्स भी आएंगी, जैसे कुछ स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, पर उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन भी आएगी। क्लियर डिफरेंस एक बार देखते हैं। ls किया और ये हमने किया ls-l, तो वही सेम फाइल्स आई बट उसके साथ थोड़े से और एडिशनल इंफॉर्मेशन आई। पर अगर ls-a किया तो फाइल्स तो इतनी तो सेम है, ये 3 फोल्डर्स तो हैं ही, बट उसके अलावा ये 2 फोल्डर्स एडिशनल आए, ds स्टोर का फोल्डर एडिशनल आया, और ये फाइल्स हमारे पास एक्स्ट्रा आई। और फ्लैग्स को कंबाइन करने के लिए हम लिखते हैं हाइफन और दोनों फ्लैग्स के नाम, तो उससे फ्लैग कंबाइन हो गए, तो हिडन फाइल्स भी आ गई एंड उसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी आ गई। तो कुछ इस तरीके से हमारे फ्लैग्स काम करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपनी टच कमांड के बारे में। टच कमांड का काम होता है टू क्रिएट न्यू फाइल्स इन आवर डायरेक्टरी। किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाकर अगर हम लिख देते हैं टच और फिर अपनी फाइल का नाम विद अ करेक्ट एक्सटेंशन, तो उसी एक्सटेंशन की फाइल हमारे पास तैयार होकर आ जाती है। जैसे लेट्स सपोज हमारी ये जो डेल्टा वाला फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर ये जो हमारी न्यू डायरेक्टरी है, न्यू डायरेक्टरी में हेलो के अंदर हम कुछ फाइल्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर जा सकते हैं, इससे थोड़ा सा हम मिनिमाइज कर लेते हैं। हम यहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले तो हम cd कर लेते हैं डेल्टा के अंदर हम जाना चाहते हैं अपनी न्यू डायरेक्टरी के अंदर, एंड यहाँ पर भी हम जाना चाहते हैं अपने हेलो फोल्डर के अंदर। तो अभी हम खड़े हैं अपने हेलो फोल्डर के अंदर, क्लियर कर लेते हैं। अभी हम कहाँ हैं, अभी हम इस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर हैं, जो हमें यहाँ पे खाली फोल्डर दिखाई दे रहा है। और इस वर्किंग डायरेक्टरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लिख दें टच index.html, एंटर किया तो यहाँ पे क्या हुआ, index.html की हमारे पास एक फाइल आ गई। और अभी ये फाइल हमारी एक एम्प्टी फाइल है, बट ये अभी अभी क्रिएट हुई है। हम चाहें तो लिख सकते हैं touch style.css, तो एक CSS फाइल आ गई। हमने लिख दिया touch app.js, तो एक जावास्क्रिप्ट फाइल आ गई। हम चाहें तो लिख सकते हैं touch abc से क्या होगा, एक खाली नॉर्मल सी फाइल आ जाएगी, मतलब बिना किसी एक्सटेंशन के है, तो बस एक सिंपल फाइल है। और हम चाहें तो लिख सकते हैं टच, इसे कह देते हैं xyz.txt, तो हमारे पास एक टेक्स्ट बेस्ड फाइल आ जाएगी। एंटर किया तो xyz.txt हमारे पास आ गई। अब प्रिंट करवाएं तो हमारे हेलो के अंदर ये 5 फाइल्स अवेलेबल हैं। अब वैसे तो हम बिना एक्सटेंशन के भी फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, बट जनरली इट इज़ एडवाइजेबल कि जब भी हम किसी फाइल को क्रिएट करें हम प्रॉपर एक्सटेंशन के साथ उसे क्रिएट करने की कोशिश करें। अब हम एक बार क्या करेंगे, एक बार मैन कर लेते हैं अपनी टच कमांड को। तो टच कमांड एग्जैक्टली क्या कर दिए, टच कमांड का काम फाइल्स क्रिएट करना नहीं होता। एक्चुअली टच कमांड का काम होता है टू चेंज फाइल एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम्स, कि फाइल को लास्ट टाइम कब एक्सेस और कब मॉडिफाई किया गया, टच कमांड उसका टाइम चेंज करने के काम आती है। लेकिन जिस फाइल का अगर हम एक्सेस टाइम या मॉडिफिकेशन टाइम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर उस केस में टच कमांड हमारे लिए नई फाइल क्रिएट करती है विद द डिफॉल्ट परमिशंस। यानी अगर फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो उसका तो टाइम मॉडिफाई करवाएगी, पर अगर एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो फिर उस केस में नई फाइल क्रिएट कर देगी। तो जो इसका एल्स वाला केस है, उस एल्स वाले केस के लिए हम इसको प्राइमरीली यूज करते हैं, यानी टाइम चेंज करने के लिए तो इतना ज्यादा नहीं, बट जनरली टच कमांड को हम अपनी नई फाइल्स क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट कमांड पे जो यूज होती है हमारी टू डिलीट आवर फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब पहले से ही मैं एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये जो हमारी कमांड्स होती हैं जिससे हम भी कुछ डिलीट करते हैं, स्पेशली अपनी फाइल्स एंड फोल्डर, ये कमांड काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है।
काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव कहने का मतलब है कि जनरली अपने कंप्यूटर से हम कुछ भी डिलीट करते हैं, हमने कोई गलती से फाइल डिलीट कर दी, गलती से कुछ फोल्डर डिलीट कर दिया, हमें वो अपने रिसाइकल बिन के अंदर मिल जाता है, और हमने गलती से कुछ डिलीट कर दिया तो हम उसे वापस लेकर आ सकते हैं, उसे रिस्टोर कर सकते हैं। पर जो भी चेंजेस, क्योंकि हमारा जो टर्मिनल होता है उसके पास बहुत पावर होती है सिस्टम में, तो जो भी कमांड्स हम यूज़ करते हैं टर्मिनल के ऊपर चीज़ें डिलीट करने के लिए, उनसे हम डिलीट की हुई चीज़ें कभी भी वापस नहीं लेकर आ सकते। तो हमें बहुत सारी पावर दे रहा है टर्मिनल, तो हमें उसको बड़े ध्यान से संभाल कर यूज़ करना है। कभी भी अगर हमें किसी फाइल या फोल्डर की डिलीट कमांड डालनी है तो उसको डालने से पहले 2 बार सोचना है कि क्या ये चीज़ अगर उड़ गई हमारे कंप्यूटर की मेमोरी से तो हमारे पास या तो उसका बैकअप हो किसी जगह पर, या फिर हमें उस चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत ना हो। इसीलिए जो सेंसिटिव कमांड्स हैं इनको हमें बड़े ध्यान से यूज़ करना है। सबसे पहले कमांड की बात करते हैं जो हमारी फाइल्स को रिमूव करने के काम आती है। अगर किसी भी फाइल को हमें डिलीट करना है तो उसके लिए हम लिखते हैं RM का मतलब होता है रिमूव। तो रिमूव फाइल्स के लिए हम लिखते हैं RM और फिर अपनी फाइल का नाम। तो जहाँ पर भी हमने लिख दिया और वहाँ पर वो फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो फाइल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी हमारे सिस्टम से। तो इसे कर लेते हैं क्लियर। अभी हम देखें अगर तो हेलो के अंदर LS करें तो हेलो के अंदर ये सारी की सारी फाइल्स अवेलेबल हैं। हम एक एक करके इन सारी फाइल्स को डिलीट करेंगे। हम रिमूव कर सकते हैं अपनी ABC को, एंड जैसे ही हमने एंटर किया वैसे क्या हुआ, हमारे फोल्डर से भी ABC डिलीट हो गई, एंड दोबारा से LS करें तो यहाँ से भी हमारी ABC डिलीट हो गई। तो यहाँ पर डिलीशन तो हो गया फाइल्स का, लेकिन इस कमांड को बहुत ध्यान से यूज़ करना है क्योंकि ये ABC फाइल अब हम किसी भी तरीके से रिट्रीव नहीं कर सकते। उसी तरीके से हम चाहें तो रिमूव कर सकते हैं अपनी app.js, अपनी style.css, स्पेस अपनी index.html, एंटर किया तो वो सारी की सारी फाइल्स डिलीट हो गई। अब अगर गलती से इन फाइल्स के अंदर हमारा कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होता तो वो भी डिलीट हो जाता। इसीलिए रिमूव को दोबारा मैंने बार बार बोल दिया, बड़े ध्यान से यूज़ करना है। एंड रिमूव xyz.txt, एंटर किया तो अब हमारा हेलो फोल्डर कंप्लीटली खाली हो गया। अब हम चाहें तो हम हेलो फोल्डर को भी डिलीट कर सकते हैं। एक लेवल बाहर चले जाएंगे, क्लियर, न्यू डायरेक्टरी के अंदर एक ही फोल्डर है हमारा हेलो फोल्डर। अब हेलो फोल्डर को डिलीट करने के लिए हम अपनी RM कमांड को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ही हम RM हेलो लिखेंगे वैसे ही आएगा हेलो इज़ अ डायरेक्टरी। मतलब जो RM कमांड होती है ये सिर्फ फाइल्स को डिलीट करने के लिए होती है। अगर हमें कोई डायरेक्टरी रिमूव करनी है तो हम लिखते हैं रिमूव डायरेक्टरी कमांड, RMDIR। बट ये जो कमांड है ये सिर्फ एम्प्टी फोल्डर्स को रिमूव करती है। अगर किसी फोल्डर के अंदर कोई मटीरियल ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसे ये रिमूव नहीं करेगी। जैसे यहाँ पर हेलो क्या है, हेलो अभी एक खाली फोल्डर है, तो हेलो को हम डिलीट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं RMDIR रिमूव डायरेक्टरी हेलो, एंटर किया। अब LS करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, तो मतलब हमारी न्यू डायरेक्टरी खाली हो गई। अब इसके अंदर हम चाहें तो एक डायरेक्टरी बना भी सकते हैं, मेक DIR, दोबारा से हेलो को बना लेते हैं तो हेलो हमारी यहाँ पर आ गई। अब हम कोशिश करते हैं सीधा न्यू डायरेक्टरी को रिमूव करने की, तो एक लेवल पीछे चले जाते हैं, इसे कर लेते हैं क्लियर, और यहाँ किया हमने LS। तो डेल्टा वाली जो फाइल है, डेल्टा वाला जो फोल्डर है उसके अंदर ये सारी की सारी डायरेक्टरीज हैं और हम न्यू डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हैं। जैसे ही हम लिखेंगे रिमूव डायरेक्टरी न्यू डायरेक्टरी, एंटर किया तो यहाँ दिखा रहा है डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी, यानी ये जो हमारी न्यू DIR है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी कोई फोल्डर एग्जिस्ट करता है तो इसको डिलीट कर पाना भी पॉसिबल नहीं है। तो जब भी कोई ऐसी डायरेक्टरी हमें रिमूव करनी होती है जिसके अंदर कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है तो उसके लिए हम अपने फ्लैग्स को यूज़ करते हैं। तो अगर हमें किसी भी फोल्डर को डिलीट करना है तो उसके लिए हम लिखते हैं RM-RF। यहाँ पर R और F दोनों इंडिविजुअल फ्लैग्स हैं। जैसे अगर हम R की बात करें तो R का मतलब होता है रिकर्सिव डिलीट, तो R क्या करता है, रिकर्सिवली डिलीट करता है। और F का क्या मतलब होता है, F बेसिकली फोर्स्ड डिलीट करता है। एक तो होता है कि डिलीट करने से पहले हमें पूछा जाए कि चीज़ों को डिलीट करना चाहते हैं क्या, एक होता है विद फोर्स उन्हें डिलीट कर देना। तो F को जनरली समझने के लिए हम ये सोच सकते हैं कि फोर्स से सारी चीज़ें डिलीट कर देगा, और R क्या करेगा, रिकर्सिव डिलीट करेगा। रिकर्सिव डिलीट करने का मतलब है अगर मेरा कोई फोल्डर है, फोल्डर के अंदर 2 और फोल्डर्स हैं तो नेस्टेड वे में जाकर हर फोल्डर के अंदर ट्रेवर्स करके अंदर के सारी चीज़ों को डिलीट कर देगा। तो RF दो फ्लैग्स को हम कंबाइन करते हैं टू रिमूव एनी फोल्डर अवेलेबल। RF को वैसे हम रिकर्सिव फोर्स कहते हैं, तो जो डिलीट करने का तरीका होता है उसे रिकर्सिव फोर्स कहते हैं। बट इसको याद करने का एक तरीका है, जैसे मैंने कमांड को पहले कैसे याद किया था,
RF मतलब रिमूव विद फोर्स। वैसे तो इसका नाम रिकर्सिव फोर्स होता है, बट इसको हम ऐसे सोच सकते हैं रिमूव विद फोर्स, कि अच्छा इस फोल्डर के अंदर कोई सामान है और इसे हमें डिलीट नहीं करने दिया जा रहा, कोई बात नहीं, हम सेम कमांड पास करेंगे और इस बार फोर्स से रिमूव कर देंगे सारे मटीरियल को। तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। अगेन ये बहुत खतरनाक कमांड है, सारी चीज़ें डिलीट कर देगी आपके फोल्डर के अंदर की, तो इसीलिए इसको बड़े ध्यान से यूज़ करना है। अब मुझे अगर अपने न्यू DIR फोल्डर को डिलीट करना है तो हम लिख सकते हैं RM माइनस या हाइफन RF एंड अब लिख सकते हैं न्यू DIR। एंटर किया तो इससे हमारी न्यू डायरेक्टरी रिमूव हो गई। सेम चीज़ हम कर सकते हैं फॉर आर न्यू डायरेक्टरी 2, तो हमारी न्यू डायरेक्टरी 2 भी रिमूव होगी। अब LS के अंदर, अब LS किया तो डेल्टा फोल्डर के अंदर हमारी वही सारी फाइल्स अवेलेबल हैं जिनसे हमने शुरुआत की थी। तो इस तरीके से हमारी जो बेसिक एंड इंपॉर्टेंट चीज़ें थी टर्मिनल से रिलेटेड, उनको हमने कवर कर लिया है। आई होप कि आप सारी की सारी कमांड्स को रिवाइज करते रहें, इनको यूज़ करते रहें, क्योंकि इन बेसिक कमांड्स के ऊपर एक अच्छी पकड़ होना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कमांड्स होती हैं, जितनी भी कमांड्स हम आगे यूज़ करेंगे, मान लेते हैं अगर कोई नई कमांड आ गई कभी भी या कोई नया फ्लैग आ गया, तो उसको हम यूज़ करते टाइम ही डिस्कस कर रहे होंगे। बट जितने भी इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं, कोर बेसिक्स हैं, जिनको हम सभी को समझना चाहिए, चाहे हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हैं, चाहे हम किसी भी तरीके की डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो सारी कमांड्स को हमने कवर कर लिया है। प्लीज़ इन कमांड्स को एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना है एंड इन्हें ध्यान ज़रूर रखना है।